हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 85 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 86 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, पादपों में जड़ों द्वारा जल स्थानांतरण का सही क्रम क्या है। दोस्तों, पादपों में जड़ों से जो जल स्थानांतरण का क्रम होता है वो मृदा जल से मूल रोम उस जल को खींचता है और कार्टेक्स कोशिकाओं को भेजता है और कार्टेक्स कोशिका उसे जाइलम तक पहुंचाता है और फिर जाइलम से वो जल पत्ती तक जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा मृदा जल से मूल रोम से कार्टेक्स कोशिका और कार्टेक्स कोशिका से फिर जाइलम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है। तो दोस्तों, साइटोकाइनिन नामक हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है। यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, साथ ही दोस्तों आरएनए और प्रोटीन बनाने में भी मदद करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र होता है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, KOH। अगला प्रश्न है, अगला है सुमेलित कीजिए, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है रक्त प्लाज्मा। दोस्तों, रक्त प्लाज्मा क्या होता है, तो ये हल्के पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है। दूसरा है एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है दोस्तों, ये ऑस्मेटिक ताप स्थापित करने में मदद करता है। तीसरा है ग्लोब्यूलिन। तो दोस्तों, ग्लोब्यूलिन यह संक्रमण रोग से रक्षा करता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। चौथा है फाइब्रिनोजेन, जो कि रक्त स्कंदन में मदद करता है। ठीक है, तो इसका जो सही सुमेलन हो जाएगा 3, 4, 2 और 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोती के मुख्य अवयव है। दोस्तों, मोती के मुख्य अवयव क्या होता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। दोस्तों, मोती में मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है और इसकी जो संरचनाएं होती है, रासायनिक संरचनाएं, वो होती है CaCO3। ठीक है, ये इसका रासायनिक संरचना होता है यानी मोती का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, भारहीनता से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, भारहीनता होता क्या है, तो जब किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल यानी बाहरी बल ना हो और वह मुक्त रूप से गिर रहा हो, उस पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल भी काम नहीं करता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी अगर शून्य हो तो उसे भारहीनता की स्थिति कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो दोस्तों, प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय केचुआ में होता है। किस में होता है, तो केचुआ में। क्यों, तो दोस्तों इसका जो परिसंचरण तंत्र है वो बंद परिसंचरण तंत्र होता है केचुआ का। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है। तो दोस्तों, बहिर्मंडल में गैसों का जो संयोजन है वो है हीलियम और हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीलियम और हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, ताम्र के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में विद्युत अपघट्य निम्नलिखित में से किसका विलयन है। तो दोस्तों, इसमें जो ताम्र के विद्युत अपघटन में जो इसका विलयन होता है वह होता है अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न है, आंतरिक सरकार जो 1946 ईस्वी में गठित हुई थी के मंत्री और उसके विभाग का सही मिलान करना है। एक तरफ मंत्री दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित विभाग दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है सरदार पटेल। तो दोस्तों, अंतरिम सरकार में सरदार पटेल कौन से मंत्री थे, तो वो थे गृह विभाग के मंत्री। दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। तीसरा है जगजीवन राम। तो दोस्तों, जगजीवन राम ये श्रम विभाग के मंत्री थे। और चौथा है लियाकत अली खान, जो कि वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2, 1, 4 और 3।
जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है और कौन सा सही। पहला है, अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई है। दूसरा है, अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तार एवं निरोध के संरक्षण प्रदान करता है। तीसरा है, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है। और चौथा है, अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है। अब कैसे गलत है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की जगह 6 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई है। कौन कौन से अधिकार हैं? तो पहला है संघ बनाने का अधिकार, दूसरा है भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, तीसरा है इकट्ठा होने का अधिकार, चौथा है कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार, पांचवा है देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने का अधिकार और छठा है किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार। तो इस प्रकार से 6 अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 19 में। इसमें स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा था और ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो दोस्तों सहकारी समिति का उपबंध भाग 9 के ख खंड में किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला और बात करें भाग 9 की, तो दोस्तों भाग 9 में ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन के प्रावधान की बात की गई है। वहीं भाग 9 के क में नगर पालिका से जुड़े प्रावधान की चर्चा की गई है और भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति से जुड़े प्रावधान की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ 1773 में ये भी कहा गया था कि किसी भी भारतीय से कोई भी कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो किसी भी भारतीय से उपहार नहीं लेंगे। तो उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ही अंतर्गत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की संशोधन के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों एक नया राज्य बनाने के लिए जो संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है ये हमारे संविधान के आर्टिकल 2 के अनुसार साधारण बहुमत से पारित की जाती है और इसे दोनों सदनों में पारित करना होता है। यह जो दोस्तों बहुमत आता है यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है और फिर दोनों सदनों में पारित होने के बाद इसे पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और जब राष्ट्रपति का इस पे सिग्नेचर हो जाता है तो इसे कानूनी रूप से मान्यता दे दी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधारण बहुमत से। अगला प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान की शुरुआत पश्चिम चंपारण के बेतिया नामक जगह से हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंपारण। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 9 मई 1930 ईस्वी को हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता राजकुमार शुक्ल थे, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण में हो रही तिनकठिया पद्धति के बारे में बताए थे और उन्हें बिहार आने के लिए आमंत्रित भी किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं दोस्तों कि 1934 में जो गठित हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी उससे कौन कौन नेता संबंधित थे। इससे क्या होगा कि इससे हमें ये जानने में आसानी होगी कि कौन इससे संबंधित नहीं है। तो जान लेते हैं पहले। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटनायक, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, कमला देवी, यूसुफ मेहर अली और अशोक मेहता, ये सारे नेता कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे।
तो इसमें से कौन संबंधित नहीं थे, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है, निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ियों यानी कोर के साथ सक्रिय भाग के लिए चीन पदक दिया गया था? तो दोस्तों चीन पदक बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ की गई? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाने के जवाब के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन के जवाब के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड। उसके बाद है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एम्सहर्ट। और तीसरा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, ना कि लॉर्ड हार्डिंग, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा है अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय, उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनबरो। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। अगला प्रश्न है, समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण थे। इन्होंने अपनी पुस्तक 1932 ईस्वी में लिखी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के प्रथम वायसराय थे, इन्होंने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1958 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा पत्र को पढ़ा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी को जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहां से शिवाजी किस तारीख को भाग निकले थे? तो दोस्तों वहां से यानी जयपुर भवन से शिवाजी 16 अगस्त 1666 ईस्वी को फलों की टोकरी में छिपकर भाग गए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा एक नवीन कर प्रणाली दहसाल बंदोबस्त प्रारंभ की गई। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो दोस्तों दहसाल बंदोबस्त में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। कौन कौन सा वो भूमि था दोस्तों? तो पहला था पोलज, दूसरा था परती, तीसरा था चाचर और चौथा था बंजर। पोलज ऐसे भूमि को कहते थे जहाँ पे हमेशा खेती होती थी। परती वैसे भूमि को कहते थे जहाँ पे उर्वरकता बनाने के लिए 1 साल या 2 साल उसे परती छोड़ दिया जाता था। चाचर जमीन उसको कहते थे जहाँ पे 3-4 साल से अधिक समय तक, 3-4 साल से 5 साल तक वहाँ की ज़मीनें बंजर होती थी, उस ऐसी ज़मीन को चाचर ज़मीन कहते थे। और बंजर भूमि ऐसे ज़मीन को कहते थे जहाँ 5 साल से अधिक वर्षों तक वो ज़मीन परती यानी कि खाली पड़ी हुई रहती थी। तो इस तरह से 4 प्रकार के थे भूमि दहसाल बंदोबस्त के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों एलोरा का जो गुफा मंदिर है इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में नागार्जुन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों नागार्जुन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था माध्यमिक सूत्र में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माध्यमिक सूत्र। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले
सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो दोस्तों सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी के द्वारा जारी किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंद यूनानी। सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के जारी किए थे वो गुप्त शासक के द्वारा किया गया था, और सबसे शुद्ध सिक्के जो जारी किए थे वो कुषाण वंश के द्वारा जारी किया गया था। तो अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो गुप्त वंश याद रखिएगा, सबसे शुद्ध पूछे तो कुषाण वंश याद रखिएगा, और सबसे पहले पूछे तो हिंद यूनानी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के ग्रंथों में सिंचाई के साधनों के लिए नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है। तो कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो वैदिक काल में सिंचाई के साधनों के लिए नहरों की जो जानकारी मिलती थी वो अथर्ववेद से मिली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अथर्ववेद। इससे जादू टोना टोटका वशीकरण ये सारी चीज़ें भी अथर्ववेद से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मांग का नियम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, मांग का नियम क्या कहता है। मांग का नियम कहता है कि कीमत घटेगी अगर तो मांग बढ़ेगा, और अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगा। तो पहला और दूसरा तो सही है, कीमत बढ़ने से मांग भी बढ़ेगी ऐसा नहीं कहता है मांग का नियम, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सही पूछ रहा है तो सही जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व बैंक की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में मौजूद है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो दोस्तों फिलिप्स वक्र जो है यह मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों फिलिप्स वक्र के अंतर्गत अगर कहा जाता है कि अगर मुद्रास्फीति उच्च है तो बेरोजगारी कम होगा, लेकिन अगर मुद्रास्फीति कम है तो बेरोजगारी अधिक होगा। तो ये मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी के बीच के संबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष कर इसमें से कौन नहीं है? तो वो हो जाएगा सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जो है यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीमा शुल्क। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होता है? तो दोस्तों यह विंध्य श्रेणी से प्राप्त होता है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और चिकनी मिट्टी, जो कि तलछटी चट्टान से भी प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंध्यन। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ है। तो दोस्तों जैव विविधता होता क्या है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो दोस्तों किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियां, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, प्राणी और सूक्ष्म जीव का परस्पर संबंध को ही हम लोग जैव विविधता कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नई वन नीति किस वर्ष लागू की गई? तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा नई वन नीति 1988 ईस्वी को लागू की गई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय वन नीति का पहला संस्करण 1952 ईस्वी में प्रभावी हुआ था। वहीं पे भारत ने 1988 में राष्ट्रीय वन नीति को अपनाकर दूसरा संस्करण को शुरू किए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1988। अगला प्रश्न है, लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लुसाई की पहाड़ी यह मिजोरम में स्थित है, जिसे मिजो की पहाड़ी भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों लुसाई की पहाड़ी यह पटकाई अराकाम योमा पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछ रहा है। तो पहला है, गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, गुजरात राज्य का जो समुद्री तट है वो बाकी सारे राज्य से लंबा है। उसके बाद दूसरा कह रहा है, भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तट से लगते हैं। ये भी सही है। तीसरा है, भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से नापा जाता है। तो ये भी सही है दोस्तों। वर्तमान में पहले मुंबई से नापा जाता था, लेकिन वर्तमान में जो समुद्री तल है वो चेन्नई तट से मापा जाता है, औसत भारत का औसत समुद्री तल। उसके बाद
चौथा कह रहा है कि भारत के कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं, तो ये भी सही है दोस्तों। भारत के कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट को स्पर्श करते हैं। अब वो कौन कौन से 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो पहला है दमन एवं द्वीप, पुदुचेरी, उसके बाद है लक्षद्वीप और फिर है अंडमान निकोबार। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें चारों के चारों कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन में तो सत्य के हिसाब से दिया हुआ है, आप इसको सत्य बना लीजिएगा, असत्य को हटा दीजिएगा, काट दीजिएगा, सत्य है इसमें से ये बना लीजिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चारों के चारों जो स्टेटमेंट है वो सही है। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों माता टीला बांध जो है यह यूपी के ललितपुर जिले में स्थित बेतवा नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेतवा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर लक्षद्वीप में देखने को मिला है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में देखने को मिला है, जहाँ पे 92.28% लोग साक्षर हैं। अगर महिलाओं की बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 88.25% है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, किस नदी पर और किस राज्य में जायकावाड़ी बांध अवस्थित है? तो दोस्तों जायकावाड़ी बांध यह गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोदावरी नदी और महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल में होता है? तो दोस्तों मैंग्रोव वन का विकास खारे जल, अर्ध खारे जल और मीठे जल में होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी खारे जल और मीठे जल दोनों प्रकार के जल में मैंग्रोव वन का विकास होता है। दोस्तों मैंग्रोव वन का विकास होता कहाँ पे है? तो ऐसे तट पे मैंग्रोव वन मिलते हैं जहाँ पे नदियाँ समुद्र से मिलती है। तो सबसे बड़ा जो मैंग्रोव वन है वो सुंदरवन का डेल्टा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं? तो दोस्तों पक्षियों से संबंधित अध्ययन किस में किए जाते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। ऑस्ट्रियोलॉजी की बात करें तो दोस्तों ऑस्ट्रियोलॉजी में ग्रह, तारे और नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों एग्रोएस्ट्रोलॉजी में फलों के रोपण, खेती और उसकी कटाई से संबंधित चीज़ों को पढ़ा हुआ जाता है। उसके बाद है ऑफियोलॉजी, जिसमें सांपों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? इसमें कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो वो है दोस्तों रेडॉन। रेडॉन हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 3। दोस्तों ऑर्गन, जिनॉन और क्रिप्टॉन ये सारे पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है? दोस्तों सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। उसके बाद ऑर्गन पाया जाता है 3rd नंबर पे, वो होता है 0.93%। फिर होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो कि 0.03% होता है। और अगर सबसे कम मात्रा में पूछे कि हमारे वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, तो याद रखिएगा वो है हाइड्रोजन, जो कि 0.00005% पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे कम हाइड्रोजन पाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 3, यानी रेडॉन जो है वो हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। यह हवा और पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, जिसकी वजह से दोस्तों पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोटेशियम। अगला प्रश्न है, काराकोरम, लद्दाख एवं जौस्कर श्रेणी किस हिमालय में आते हैं? तो दोस्तों काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और कैलाश श्रेणी ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रांस हिमालय, जो कि हमारे हिमालय के निर्माण से पहले से मौजूद है। अगला प्रश्न है,
वायु परागन सामान्यतः देखा जाता है? तो दोस्तों वायु परागन सामान्यतः घास में देखा जाता है, घास के कुल के पौधों में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायु परागन दोस्तों वायु से होने वाला परागन है, जबकि आर्किड्स, लेग्यूमस और लिली इन सभी में कीटों के द्वारा परागन होता है। अगला प्रश्न है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान यह महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के मुंबई में। इसका जो क्षेत्रफल है यह फैला हुआ है टोटल 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र के मुंबई में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन UK में है, यानी यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो IMO की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी और यह कार्यरत हुआ था 1959 ईस्वी में। तो स्थापना पूछे तो 1948 याद रखिएगा, और कार्यरत यानी कार्य करना स्टार्ट कब किए थे? तो 1959 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। प्रश्न है, फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? तो दोस्तों फेडरल असेंबली यह स्विट्जरलैंड के संसद का नाम है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। वही दोस्तों फ्रांस के असेंबली का नाम क्या है? तो फ्रांस के संसद का नाम क्या है? तो दोस्तों फ्रांस के संसद का नाम पार्लियामेंट फ्रैंकस है। मिस्र के संसद का नाम, मिस्र जो है दोस्तों, मिस्र का संसद दो भागों में बांटा हुआ है। तो एक का नाम है मजलिस अल नुबाव और दूसरे का नाम है मजलिस अल सूरा। वहीं तुर्की के संसद की बात करें तो दोस्तों तुर्की के संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी फेडरल असेंबली जो है यह स्विट्जरलैंड के संसद को कहा जाता है। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट शेयर के साथ। जय हिंद।